नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हो सारे? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। हम रेगुलर क्लास डालने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा टाइम का अभाव होने के कारण क्लासें नहीं डाल पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आगे सारी क्लासें हैं वो रेगुलर डालती जा रहे। हम पीछे के टॉपिक में कल हमने पिछले वीडियो में देखा था राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, जिससे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। आजकल कृषि जलवायु प्रदेश से क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहते हैं एग्जामों में, क्योंकि आजकल एग्जाम के क्वेश्चनों का पता ही नहीं लगता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका थ्योरेटिकल बेस है वो तैयार नहीं है तो आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं कर पाते। आप ऐसे ही एबेसैदे पढ़ के, न्यू टाइप क्वेश्चन पढ़ के आप नहीं पेपर को हल कर सकते। आपको उसके लिए थ्योरेटिकल पूरा पोर्शन पढ़ना होगा, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना होगा, तभी आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। वरना आजकल क्वेश्चन सीधे सीधे तो आते नहीं है, एग्जामों में घुमा फिर आगे प्रश्न आते हैं, और जो सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं वो फिर एग्जाम में जाके बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आई, ये नहीं आई, वो नहीं आई। तो ऐसी बात नहीं है, पूरे टॉपिक को बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करके फिर आप पढ़ो और फिर आप तैयारी करो तो सही होगा। हम पिछला टॉपिक देख रहे थे और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उस पर आपको नए वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और भी अदर जानकारी है कंपटीशन से लेकर के, वो सारी जानकारी आपको वहाँ अपलोड करवा दी जाएंगी। ठीक है, हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हम चौथा भौतिक प्रदेश देखेंगे जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। राजस्थान को उच्चावच के आधार पे हमने 4 भागों में बांटा था। राजस्थान को उच्चावच के आधार पे हमने 4 भागों में बांटा था, और 4 भागों में देखो कौन कौन से भाग हैं। ये अपना राजस्थान है, इस प्रकार से राजस्थान है। और राजस्थान के हमने 4 भौतिक प्रदेश किए थे। चारों के बारे में देखो हमने विस्तार से जाना था। इधर वाला जो भाग है इसका नाम हमने उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रख लेता है? 61.11% भाग रखता है। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, दूसरा हमने इसके बाद में यहाँ देखा था, दूसरा भौतिक प्रदेश इसका नाम है अरावली, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था। अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा। जो राजस्थान के कुल क्षेत्र पर लगभग 9% भाग रखता है। इसके बाद हमने पूर्वी मैदानी भाग, और पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग रखता है। यहाँ पर देखो ये पूर्वी मैदानी है, जिसका निर्माण नदियों ने किया है। ये जो भाग है इसका निर्माण नदियों ने किया है, और पूर्व में है, इसका नाम क्या हो गया? पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश की। राजस्थान का चौथा है भौतिक प्रदेश, जिसका नाम देखो यहाँ है। ये दक्षिण पूर्व में है भाई। कहाँ है? दक्षिण पूर्व में। और दक्षिण पूर्व में होने के कारण इसका नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वाला जो भाग है यहाँ पे पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो हम आज के इस क्लास में हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आपके सोल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का चौथा जो भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखिए, राजस्थान में डी पोर्शन में हम पढ़ रहे हैं, और डी पोर्शन में एक नाम है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान का मैप है इस प्रकार से।
ये इस प्रकार से राजस्थान का मैप बनता है। इसमें जो यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी। ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हम बात करें कि जो भाग है राजस्थान का, ये प्राचीन काल में किसका अवशेष था? यानी अवशेष किसका है? एक होता है भाग, एक होता है अवशेष। अवशेष का मतलब है इसकी जगह पहले क्या था। तो राजस्थान का ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। किसका है ये? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। ठीक है भाई, इसका निर्माण की बात करें कि भाई इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी के लावे से। और निर्माण हुआ किसमें है? मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में हुआ है। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल, या इसको हम प्री कैम्ब्रियन काल बोल सकते हैं। प्री कैम्ब्रियन काल। अब अवशेष तो किसका है? एक तो होता है अवशेष। अवशेष का मतलब होता है बचा खुचा भाग। ये किसका अवशेष है? तो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। लेकिन ये भाग की बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वो किसका भाग है? एक तो अवशेष तो गोंडवाना लैंड का हो गया, भाग इसका है, तो ये भाग है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। किसका भाग माना जाता है? जैसे देखो, ये इस प्रकार से भारत है, इस प्रकार से भारत है, और भारत में यहाँ एक भाग आता है जिसको बोलते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रकार से भारत का एक भौतिक प्रदेश, इसे कहते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ये जो भाग है, इस वाले भाग को मालवा का पठार कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? मालवा का पठार। और इसका यही हिस्सा है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, जो ये कोने वाला जो हिस्सा है, यहाँ राजस्थान है। ये वाला हिस्सा कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो यही भाग है राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी भाग में है। तो अगर भाग की बात की जाए कि ये भाग किसका है, तो भाग हो जाएगा दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है। सबसे पहली बात अवशेष गोंडवाना लैंड का अवशेष है। भाग की बात करें तो भाग किसका है? ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का। निर्माण किस काल में हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में, या प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है। अब निर्माण हुआ कैसे है? इस भाग का निर्माण है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। कौन सी क्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण किस क्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। देखिए, यहाँ ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग रखता है? देखो, ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89% भाग रखता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? यही है। अब देखो, यहाँ जनसंख्या कितनी पाई जाती है? इस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या की बात करें तो यहाँ राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 10% भाग निवास ही करता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना भाग है? 10% भाग पाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्षा कितनी होती है? तो वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर से
120 सेंटीमीटर के बीच। वर्षा होती है 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ की जलवायु कैसी है? ऐसी जलवायु, इतनी वर्षा होगी तो जलवायु हो जाएगी अति आर्द्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कैसी जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और ये जो भाग है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? इस भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इस भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 500 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी है? 500। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और चर्चा की जाए कि भाई यहाँ पर मिट्टी कैसी है, यहाँ पर मिट्टी कैसी है। तो मिट्टी यहाँ पे देखो कैसी मिट्टी है, तो जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावे से होता है, उस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। तो यहाँ पे काली मिट्टी का जमाव, और काली मिट्टी का वैज्ञानिक जो नाम है वो नाम है वर्टिसोल्स। काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्टिसोल्स मिट्टी। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स मिट्टी का जमाव पाया जाता है। वर्टिसोल्स मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण है वो किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। अब ज्वालामुखी से हुआ तो देखो काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। एक तो यहाँ पे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी की बात करें तो इसके कण क्या होते हैं? बारीक होते हैं। काली मिट्टी के कण क्या हुए? बारीक। इसलिए इसी मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी के कण होते हैं बारीक, इसलिए काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी कहा जाता है। और देखो इस मिट्टी में देखो क्या होता है, इस मिट्टी में एक क्रिया होती है। देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, और वर्षा ज़्यादा होने के कारण काली मिट्टी में क्रिया होती है जिसका नाम है ऑक्सीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब काली मिट्टी में किसके अंश ज़्यादा पाए जाते हैं? लोहांश के, यानी लोहांश की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अब लोहांश की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी तो वर्षा होने के कारण उसमें कौन सी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और ऑक्सीकरण का मतलब है लोहे पे जंग लगने वाली क्रिया। ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है? इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल और लेटेराइट हो जाता है। लाल और लेटेराइट हो जाता है। और अगर बात की जाए तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी है, काली मिट्टी में एक विशेषता पाई जाती है जिसका नाम है सतह जुताई की विशेषता। सतह जुताई की विशेषता। सतह जुताई का मतलब क्या होता है भाई? सतह जुताई का मतलब क्या होता है? ये जो मिट्टी है वो भीगने पे चिपचिपी हो जाती है, भीगने पर चिपचिपी हो जाती है, और ये सूखती है। सूखती है तो इसमें दरार पड़ जाती है। दरार पड़ने के कारण जो किसान हैं उनके बीज छिड़क के आ जाते हैं। जब वर्षा हो जाती है तो मिट्टी आपस में चिपक जाती है और फसल का उत्पादन हो जाता है। इसलिए इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस मिट्टी में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सतह जुताई की विशेषता। कौन सी फसल के लिए अच्छी होती है? एक तो कपास के लिए और दूसरा गन्ने के लिए। कपास और गन्ने के लिए। तो यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में कौन सी मिट्टी है बताओ? काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। और देखो यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इस क्षेत्र में सर्वाधिक नदियाँ हैं। इसका मतलब ये क्या है? ये राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कौन से भौतिक प्रदेश की? ये देखो राजस्थान का ये वाला है, यहाँ वाला जो भाग है इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए पता होना चाहिए, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि कहाँ की बात की जा रही है। तो इस वाले भाग की बात की जा रही है। इस वाले भाग का नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कौन सी मिट्टी का जमाव है? काली मिट्टी का जमाव है। और यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए नदियाँ क्या हैं? यहाँ पर ज़्यादा हैं, और नदियाँ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ हैं। और देखो यहाँ पर नदियों का प्रवाह कुछ पता नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अभी।
देखो यहाँ पर नदियों का कुछ अता पता नहीं है कहाँ से निकल के आती हैं, इसलिए इस क्षेत्र में अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र, अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। पूछा जाए राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वहां पे अस्पष्ट यानी स्पष्ट नहीं है कि नदी कहां से निकल के आ रही है, इसलिए यहां पर अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। ये देखिए, ये राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसका विस्तार देखिए कहाँ कहाँ पे है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे बताते हैं। इसका विस्तार देखो, यहाँ पे 12 है, ये रहा 12। इसके अलावा देखिए यहाँ पे झालावाड़ है, यहाँ पे बीच में कोटा आ गया, कौन सा है? कोटा है, और यहाँ पे है बूंदी। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का मुख्य विस्तार तो कहाँ पे है? कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़। इसके अलावा करौली में है, धौलपुर में है, सवाई माधोपुर में है, यहाँ वाले भाग में भी इसका विस्तार पाया जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, उसकी विशेषता देखो हमने कहाँ से क्या क्या देखी। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये भाग किसका अवशेष है, तो ये भाग है गोंडवाना लैंड का अवशेष, ठीक है। दूसरी बात देखो हमने ये देखी कि इसका निर्माण किस काल में हुआ, तो मेसोजोइक, महाकल्प के, क्रिटेशियस या प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। ये भाग किसका है? भाग का मतलब क्या होता है? जैसे ये पेन है ना, इस पेन का मैं निप कहीं और डाल दूं, आगे वाला सही का कहीं और डाल दूं, इसका आपको लास्ट में निप मिलेगी, एक सिर्फ निप मिले, तो वो निप क्या है? इसका अवशेष है, यानी इसका बचा खुचा भाग है। जैसे हम रात में सब्जी लेके आते हैं, गोभी है, गोभी को खाना बनाने रख देते हैं, गोभी का ऊपर वाला पत्ता हमने निकल के साइड में रख दिया, यानी कचरा पड़ा है साइड में। फिर नाइट में हमने गोभी की सब्जी बनाई, गोभी सब्जी खा ली, सुबह गोभी सब्जी गायब हो गई। अब सुबह हमने देखा कि गोभी का पत्ता वो पड़ा हुआ है, वो गोभी का क्या है? वो गोभी का अवशेष है। तो उसी प्रकार ये किसका अवशेष माना जाता है? और भाग का मतलब क्या है? इस पेन का ढक्कन है वो इसका क्या है? भाग। तो ये भाग तो किसका है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का, और अवशेष किसका है? गोंडवाना लैंड का। इसका निर्माण किस क्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी। और जहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया से निर्माण होता है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। और कपास को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? बढ़िया कहते हैं। और वैसे कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। ये वर्टिसोल्स मिट्टी है, इसी का वैज्ञानिक नाम है। इस क्षेत्र में राजस्थान के कितने क्षेत्रफल का भाग रखता है? ये रखता है 6.89%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। इसके अलावा यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 10%। यहाँ वर्षा होती है 80 से 120। ये राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश हुआ। यहाँ पर जलवायु कैसी है? अति आर्द्र। और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? औसत ऊंचाई है इसकी 500 मीटर। इसका विस्तार कहाँ पे? कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, और वैसे यहाँ पर कुछ सवाई माधोपुर, धौलपुर में भी पाया जाता है। ये हमने काली मिट्टी के बारे में देखा कि काली मिट्टी की है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर कैसा प्रवाह क्षेत्र है? अस्पष्ट है, अदर अस्पष्ट प्रवाह क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात ऐसी की जाए कि राजस्थान के जो ये भाग है, ये भौतिक प्रदेश है, इसको कितने भागों में? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। राजस्थान की इसी भाग को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। और 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, 2 भागों में, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं मैं। देखो, जैसे ये राजस्थान का मैप है, इस प्रकार से, और इस भौतिक प्रदेश को हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। यहाँ देखिए, दूसरे में से कर देते हैं।
यहाँ वाला है, इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। इसको हमने दो भागों में बांटा है। अब इसके देखो दो भाग कौन कौन से हैं। इसका पहला जो भाग है वो आता है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, और दूसरा जो भाग है जिसे कहते हैं हाड़ौती का पठार या इसे मालवा का पठार कहते हैं। दो भाग हैं देखिए इसके। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग का नाम है विंध्यन कगार। अब विंध्यन कगार देखो क्या है, यहाँ पर धौलपुर से लेकर के, ये धौलपुर वाला भाग है, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में, यहाँ देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश में क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला जाती है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। यहाँ देखो, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश में, इसका नाम क्या है? विंध्याचल, जिसका सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। यहाँ पे विंध्याचल है। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग जो भूमिगत है, जमीन के अंदर है, वो कुछ भाग अपने राजस्थान में है, जो भूगर्भिक यानी जमीन के अंदर दबा हुआ भाग है, भूगर्भिक भाग है, जो कहाँ पर, इसका विस्तार कहाँ पे है? इस क्षेत्र में है। ये जो आपको येलो येलो कलर में दिखाया गया है, यहाँ पर भूगर्भिक जमाव है। किसका? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। यानी यहाँ पर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में क्या पाया जाता है? भूगर्भिक, भूगर्भिक लाल बलुआ पत्थर। कैसा है? लाल बलुआ पत्थर की पेटी पाई जाती है। लाल बलुआ पत्थर की क्या पाई जाती है? पेटी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? इसे विंध्यन कगार कहते हैं। इसे विंध्यन कगार कहते हैं। यानी जमीन के अंदर लाल बलुआ पत्थर है, पत्थर है थोड़ा सा कोमल टाइप का है, और इसी लाल बलुआ पत्थर है। ये लाल बलुआ पत्थर किसके लिए जरूरी है? ये इमारती पत्थर है, यानी इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इमारत निर्माण में। ये कैसा पत्थर है भाई? इमारती पत्थर है। इसका निर्माण भवन निर्माण में किया जाता है। भवन निर्माण में, जैसे जो लाल किला बना है, लाल किला बना है वो भी इसी पत्थर से बना है। राम मंदिर जो बन रहा है वो भी इसी पत्थर से बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर की सर्वाधिक अधिकता कहाँ पे है? धौलपुर में है। इसलिए धौलपुर को क्या कहते हैं? धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। पूछा जाए कि रेड डायमंड सिटी, रेड डायमंड सिटी किसे कहते हैं? तो धौलपुर को कहते हैं। धौलपुर, रेड डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? धौलपुर कहते हैं। तो यहाँ वाला जो भाग है, कौन सा भाग है ये? करौली का। करौली के बाद में सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, और ये वाला भाग है यहाँ पर भूगर्भिक लाल बलुआ पत्थर की क्या पाई जाती है? पेटी पाई जाती है। और लाल बलुआ पत्थर की पेटी को क्या कहते हैं? विंध्यन कगार कहा जाता है। ये इमारती पत्थर है, इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। जैसे लाल किला जो बना है वो इसी पत्थर से बना है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो भी इसी पत्थर से किया जा रहा है। इसलिए धौलपुर को क्या कहा जाता है? रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर भ्रंश है एक, यहाँ पे बीच वाला जो भाग है यहाँ पे भ्रंश है, महान भ्रंश रेखा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट।
बूंदी और चित्तौड़गढ़ का जो भाग है, बूंदी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का जो भाग है, यहाँ पर महान भ्रंश रेखा है। आपको पूछा जाए कि राजस्थान में महान भ्रंश रेखा का विस्तार कहाँ पे है, भ्रंश रेखा का विस्तार कहाँ पे है, तो महान भ्रंश रेखा का विस्तार है बूंदी और चित्तौड़गढ़ वाला जो ये भाग है, यहाँ पे बाउंड्री है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसे कहते हैं, महान भ्रंश रेखा कहते हैं। तो पहला भाग तो हमने पढ़ा विंध्यन कगार। अब इसके बारे में जो बचा है, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग पे देखिए आप, ये वाला जो भाग बचा है, यहां पर देखो प्राचीन, ये तो वैसे तो भाग किसका है, ये मालवा के पठार का, मध्य प्रदेश में किसका विस्तार है, ये मालवा। देखो पहला तो हमने क्या देखा, विंध्यन कगार देखा, और दूसरे का नाम देखो क्या है, दूसरे का नाम है मालवा का पठार, मालवा का पठार या हाड़ौती का पठार कहते हैं इसे, मालवा ओब्लिके हाड़ौती का पठार। देखो मालवा ओब्लिक हाड़ौती में आता क्या है, मध्य प्रदेश में जो पठार है, देखो भारत में पठार हैं कई प्रकार के। देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि भारत में कौन कौन से पठार हैं। जैसे देखो इस प्रकार से भारत की आकृति है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ पे कई पठार पाए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो एक पठार, इसका नाम है दक्कन का पठार। भारत का सब क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा पठार कौन सा है, ये यहाँ पे दक्कन का, दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, उसी को कहते हैं मालवा का पठार। यहाँ पे दक्कन के पठार के उत्तर में कौन सा पठार है, मालवा का। मालवा के इधर एक पठार आता है बुंदेलखंड का पठार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कौन सा पठार है, बुंदेलखंड का। यहाँ बिहार और झारखंड में एक पठार है, इसका नाम है बघेलखंड का पठार। झारखंड में एक पठार आता है, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, फेमस है अभी, इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है, मुख्य रूप से इसे खनिजों का क्या कहते हैं, अजायब घर। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का पठार है, यहाँ पे तेलंगाना का पठार है, और नीचे इसके कर्नाटक का पठार है। कर्नाटक के पठार के पश्चिम में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस लिए फेमस हैं, कहुआ के लिए फेमस है, और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। छोटे नागपुर का पठार का ही कुछ भाग कहाँ पे, मेघालय राज्य में है, इधर कहाँ पे है, मेघालय। और मेघालय का पठार जो है, मेघालय के पठार पे गारो, खासी, जयंतियाँ और मिक्किर पहाड़ियाँ हैं। उन्हीं में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो खासी पहाड़ी के दक्षिण में मौसिनराम है, वहाँ विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये देखिए मालवा का पठार का विस्तार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार का कुछ विस्तार अपने राजस्थान में है, मालवा के पठार का कुछ विस्तार कहाँ पे है, राजस्थान में है। और राजस्थान में यहाँ पर प्राचीन काल में मालवा के पठार का विस्तार राजस्थान में है, और राजस्थान में यहाँ पर प्राचीन काल में हाड़ा चौहान रहते थे, हाड़ा चौहानों का वर्चस्व था, और हाड़ा चौहानों के वर्चस्व के कारण इसे राजस्थान में क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, उसका कुछ भाग राजस्थान में, कौन से क्षेत्र में, कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में प्राचीन काल में हाड़ा चौहान रहते थे, और हाड़ा चौहानों के वर्चस्व के कारण मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहते हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं। और हाड़ौती के पठार या मालवा के पठार को कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 5 भागों में। देखिए 5 भाग पढ़ते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं। राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इस बार में, इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है, इसका नाम है मालवा का या हाड़ौती का पठार। और इसे कितने भागों में बांटा गया है, इसे बांटा गया है 5 भागों में। 5 भागों में देखो पहला जो भाग है, यहाँ से लेकर के इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये जो आपको रेड कलर में पट्टी दिख रही है, इस प्रकार से कुछ पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ियों को 1 नंबर पे लिख देता हूँ मैं, इनको कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकारी
पहाड़ियाँ। मालवा के पठार का पहला जो पार्ट्स है वो क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। उसके बाद देखो, उसके बाद में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को ही कुछ अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे देखो, अर्धचंद्राकार पहाड़ियों तो पहला भाग हो गया। इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को यहाँ पे 12 में, कौन सा जिला है ये, 12, इस 12 वाले क्षेत्र में इन्हें कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी। अब देखो, रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ पे है, 12 में। रामगढ़ की पहाड़ियों की आकृति कैसी है, घोड़े के नाल जैसी। इनकी आकृति है घोड़े के नाल जैसी, इसलिए इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, हॉर्सशू की पहाड़ी। हॉर्सशू की पहाड़ी। राजस्थान में हॉर्सशू की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो राजस्थान में हॉर्सशू की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी रामगढ़ में, क्योंकि रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, घोड़े की नाल क्या होती है, पैर के अंदर लोहे का छल्ला लगा होता है ताकि उसके पैर नीचे से घिसे ना, उसको कहते हैं नाल। तो घोड़े की नाल के समान पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, 12 में है। इन्हें हॉर्सशू की पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बूंदी आता है, और बूंदी में जो पहाड़ियाँ हैं इनको कहते हैं बूंदी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी। नाम से पता लग रहा है विस्तार कहाँ पे होगा, बूंदी में। और बूंदी की जो पहाड़ी है इनका सर्वोच्च शिखर है सत्तूर। चोटी का नाम क्या है, सत्तूर चोटी। सर्वोच्च शिखर कौन सा है इन पहाड़ियों का, सत्तूर चोटी, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर। कितने मीटर है, 353। बूंदी में जो पहाड़ियां हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं सत्तूर चोटी। और सत्तूर चोटी में देखो ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर। इसके बाद में देखो आगे कोटा आता है, और कोटा में जो पहाड़ियां हैं इनको कहते हैं कुंडला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ी। और कुंडला की पहाड़ी बताओ कहाँ पे है, कोटा में है। कुंडला की पहाड़ी कहाँ पे है, कोटा में। इसके अलावा जो चौथा जो भाग है कोटा और झालावाड़ में, देखो पहली पहाड़ी तो हमने यहाँ देखी रामगढ़ की पहाड़ी, दूसरी का नाम हो गया बूंदी की पहाड़ी, बूंदी की पहाड़ी। विस्तार बूंदी में, सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, सत्तूर। उसके बाद में कुंडला की पहाड़ी। कुंडला की पहाड़ी कहाँ पर है, कुंडला की पहाड़ी कहाँ पे है, कोटा में। इसके बाद में तीसरी मुकंदरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मुकंदरा की पहाड़ी। और मुकंदरा की पहाड़ी कहाँ पे है भाई, कोटा और झालावाड़। मुकंदरा की पहाड़ी कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़। इन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है जिसका नाम है चांदबाड़ी। इन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, चांदबाड़ी की ऊंचाई है 517 मीटर। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, जिसे मुकंदरा हिल्स कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों में राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 9 जनवरी 2012। 9 जनवरी 2012 को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी पहाड़ियों में, इन्हीं पहाड़ियों में, मुकंदरा की पहाड़ियों में, जिसका नाम मुकंदरा हिल्स। इसका पहले नाम था राजीव गांधी पार्क। क्या नाम था, राजीव गांधी पार्क नाम था। बाद में सन 2006 में श्रीमती वसुंधरा राजे ने इसका नाम क्या बदलकर क्या कर दिया, इसका नाम बदलकर कर दिया मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और फिर देखो 11 अप्रैल 2013 को यहाँ पर राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना चलाई गई। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कहाँ चलाई गई भाई, मुकंदरा हिल्स। तो मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कौन सी पहाड़ियों में है, मुकंदरा की पहाड़ियाँ। और मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भाई, मुकंदरा की पहाड़ियाँ हैं कोटा और झालावाड़ में।
तो पहला जो पार्ट है वो क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। हमने दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसको दो भागों में बांटा। पहला भाग का नाम था विंध्यन कगार, दूसरे का नाम है मालवा का पठार। और मालवा के पठार को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 5 भागों में। और मालवा के पठार का पहला जो पार्ट है वो क्या है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में देखो यहाँ से इसका विस्तार, ये पूरा रेड कलर वाला अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। पहला जो पार्ट है वो रामगढ़ की पहाड़ी है। रामगढ़ की पहाड़ियों क्या करती, घोड़े की नाल के समान है, घोड़े की नाल के समान, इसलिए इसे हॉर्स शू कहते हैं। फिर बूंदी की पहाड़ी, फिर कुंडला की पहाड़ी और फिर मुकंदरा की पहाड़ी। इसके अलावा देखो यहाँ पे बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये चंबल और काली सिंध के द्वारा निर्मित है। तो इस बीच वाले क्षेत्र का नाम क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या है, ये वाला अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरे पार्ट्स का नाम देखो क्या है, दूसरे पार्ट का नाम है चंबल व काली सिंध का मैदान। चंबल व काली सिंध का मैदान, ये हो गया चंबल और काली सिंध। पहला तो देखो क्या पढ़ा, पहले का नाम तो हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है चंबल, दूसरे का नाम है चंबल। पहला हो गया अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, दूसरे का नाम क्या हो गया, काली सिंध व चंबल का मैदान। तीसरा देखो, तीसरा इस क्षेत्र में है, यहां पे पठार है जिसका नाम है झालावाड़ का पठार। ये कौन सा पठार है भाई, तीसरा हो गया झालावाड़ का पठार। चौथा देखो, चौथे का नाम है शाहबाज उच्च भूमि। यहाँ पे ये जो भाग है 12 वाला, इसका नाम है शाहबाज उच्च भूमि, इसका नाम शाहबाज उच्च भूमि। और फिर ये झालावाड़ का ये दक्षिणी भाग है, झालावाड़ का दक्षिणी भाग है, झालावाड़ का दक्षिणी भाग इसे कहते हैं डग गंगाधर क्षेत्र। झालावाड़ के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, डग गंगाधर क्षेत्र। देखिए नाम देख लीजिए एक बार इनका। ये हो गया काली सिंध का मैदान, काली सिंध और चंबल का मैदान, इसको बोलते हैं शाहबाज उच्च भूमि। इसका नाम क्या है, झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। और इसका नाम है डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र। पहला हो गया काली सिंध अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, दूसरा चंबल व काली सिंध का मैदान, तीसरा देखो झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार। चौथा हो जाएगा आपका शाहबाज उच्च भूमि। और उसके बाद में यहां हो जाएगा 6 नंबर डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र, जिसका विस्तार कहाँ पे है, झालावाड़ में है। तो अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में मालवा के पठार को हमने 5 भागों में बांटा, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, काली सिंध का मैदान, शाहबाज उच्च भूमि, झालावाड़ का पठार और ये डग गंगाधर क्षेत्र। इसी प्रकार से अपना जो 12 है, 12 के रामगढ़ में, वो स्पेशल बात बताता हूँ आपको। 12 के रामगढ़ में उल्कापिंड गिरने से गहरा गड्ढा बना है, उल्कापिंड के गिरने से गहरा गड्ढा बना है। और गहरे गड्ढे को जो भारत सरकार है इसने उसको जियोलॉजिकल साइंस में घोषित किया है, ठीक है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में चौथा भौतिक प्रदेश हमने पूरा पढ़ा है, जिसका नाम क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। कैसा लगा आपको, लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक इसमें मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।